दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले मुझे मेरी बात पर कोई भी अड़े रहने से रोक नहीं सकता। बीजेपी के यहां से आजादी के वक्त कुत्ता भी नहीं मरा, जी हां, जमकर बोला खड़गे ने हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वक्फ बोर्ड के इमाम पहुंचे केजरीवाल के घर, बोले 8 महीने से नहीं दे रहा केजरीवाल सैलरी, हुआ जमकर हंगामा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अजय राय का बड़ा बयान, बोले हमने कुछ गलत नहीं बोला। स्मृति ईरानी आती है अमेठी और लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं, नहीं मांगूंगा माफी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अशोक गहलोत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और उनकी मां को कसा तंज, तो कांग्रेस ने दिया मुंह तोड़ जवाब। दरअसल स्मृति ईरानी बोली कि उनको और उनकी मम्मी जी को एक नए स्पीकर की जरूरत है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दे राहुल गांधी का नफरती चिंटुओं को करारा जवाब, बोले जो लोग मुझे नफरत देते हैं, जो लोग मुझे भाजपा कार्यकर्ता बीजेपी चिल्लाते हैं मेरी रैली में, उनको भी मैं प्यार से फ्लाइंग किस देता हूं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश के नए डीआईजी ने आते ही कर दिया ऐलान, बिहार में बंद कर दो नकली शराब बनाना वरना होगा, आपको बता दें बड़ा खेल, इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार शराबबंदी को लेकर क्या हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है बीजेपी, ये भाजपाई हैं जो पठान को टारगेट कर रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संसद में हुआ जमकर हंगामा, खड़गे ने भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, संसद में भयंकर हंगामा, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मैंने बिल्कुल सही बोला। दरअसल आपको बता दें कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि फिलहाल बीजेपी के यहां से आजादी में एक कुत्ता तक नहीं मारा और ना इन्होंने आजादी की लड़ाई में साथ दिया बीजेपी और आरएसएस ने। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर जो है संसद में हंगामा मच गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, अगर मैंने मुंह खोल दिया तो तुम्हारे अच्छा नहीं होगा। आपको बताते चले संसद में भयंकर हंगामा होने लगा। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ गलत भी नहीं कहा है। अगर आप बीजेपी और खास करके दोस्तों गोडसे का इतिहास उठाकर देखेंगे, सावरकर का, तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भारत का कोई साथ नहीं दिया है। जो लोग आज भारत के लिए आजादी का झंडा उठाकर खड़े हो जाते हैं दोस्तों, उन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा, चाहे विपक्ष कितना ही हंगामा करे, मैं माफी वगैरह नहीं मांगने वाला, ना ही मैं इस बात से पीछे हटूंगा। दरअसल आपको बता दें खड़गे ने साफ कह दिया कि बीजेपी वालों के घर से आजादी के वक्त कुत्ता तक नहीं मरा था, जिसके बाद पीयूष गोयल तमतमा गए और खड़े होकर बोलने लगे कि खड़गे माफी मांगो मल्लिकार्जुन खड़गे हमसे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मुंह मत खुलवाओ, मुंह खुल गया तो इसका अंजाम और बुरा होगा। दरअसल दोस्तों भाजपाइयों को बर्दाश्त नहीं होती है, सच्चाई सुनना बीजेपी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए कि बीजेपी कब कौन सी लड़ाई में साथ थी। प्रधानमंत्री ने तो एक बार इतनी लंबी छोड़ दी थी कि आजादी के वक्त प्रधानमंत्री जेल तक गए हैं, जबकि दोस्तों आजादी के वक्त तो प्रधानमंत्री आप समझिए क्या एज होगी उनकी और वो उस लड़ाई में होंगे ही नहीं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि बीजेपी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या खड़गे ने झूठ कहा? जो लोग दोस्तों गोडसे और सावरकर को पूछते हैं, जो लोग गोडसे और सावरकर को सही ठहराते हैं, वो लोग ने क्या खाक दोस्तों आप समझिए देश की आजादी में साथ दिया होगा? और खड़गे ने साफ कह दिया कि फिलहाल ये बयान बिल्कुल सटीक है कि बीजेपी के यहां से कुत्ता तक नहीं मरा और ना किसी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, सिंपल एंड क्लियर है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस के नेता के बयान से तमतमाई स्मृति ईरानी, अजय राय बोले जाओ नहीं मांगता माफी, नहीं है इसमें कोई भी अपशब्द। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अभी सोमवार के दिन स्मृति ईरानी के ऊपर जो है यहाँ पर अजय
राय जो है कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक बयान बोल दिया था जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी का कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं इस बयान के अकॉर्डिंग दोस्तों दूसरे बयान को कंपेयर करूं तो बीजेपी वाले तो इससे भी खतरनाक बयान देते हैं, और आप समझिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनके ऊपर हंगामे होना लाजमी है। अजय राय ने कहा कि मेरा ये बयान स्मृति ईरानी जी के उस वे में नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि वो यहां पर आती हैं और लटके झटके देकर मतलब कोई काम नहीं करती और सिर्फ यहां पर तफरी करके चली जाती हैं। बेसिकली दोस्तों उनका मतलब ये था। होता है कभी कभी कोई किसी वर्ड को कहीं और किसी तरीके से बोलता है, लेकिन लटके झटके वर्ड जो है दोस्तों इतना बुरा भी नहीं है जितना बीजेपी के लोग इससे बुरे बुरे वर्डों को यूज करते हैं। आप समझिए लटके झटके वर्ड पर अजय राय ने कहा कि फिलहाल मैं इस वर्ड पे माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। दरअसल ये पूरा मामला दोस्तों, इसकी मामले की शुरुआत जब हुई जब स्मृति ईरानी ने कह दिया कि क्या राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से दम है तो आ जाओ, जिसके बाद आपको बता दें सारा बवाल खड़ा हो गया था। आपको बताते चले स्मृति ईरानी ने भी एक बात कही जहां पर उन्होंने अजय राय के बयान के बाद कहा था कि फिलहाल जो राहुल गांधी और उनकी मम्मी जी है उनको एक नया स्पीचर रख लेना चाहिए जो उनकी बातों को बोले, टेक्स्टर। तो आपको बता दें दोस्तों स्मृति ईरानी को स्पीचर खुद रखने की जरूरत है क्योंकि स्मृति ईरानी कब क्या बोलती हैं ये उनको खुद को ही नहीं पता है। कभी वो कहती है कि उन्होंने बिल्कुल फाइनल किया है, पढ़ाई पूरी टिकटॉक की है, तो कभी वो कहती है कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी ही नहीं हूं। आप समझिए फिर इन्होंने जब अपना चुनाव का पर्चा भरा था, जब ये सांसद बनी थी, उन्होंने झूठ लिख दिया कि इन्होंने बहुत आगे तक की पढ़ाई की है, लेकिन इनकी मार्कशीट बताती है दोस्तों कि इन्होंने 10वीं भी बड़ी मुश्किल से की है, उसमें भी फेल है। तो आप समझ लीजिए कि इनकी पढ़ाई की जो पोल खुली थी उस वक्त भी लोगों ने काफी मजे लिए थे स्मृति ईरानी के। एक तरफ तो कहती है कि मैं तो बहुत ग्रेजुएट हूं, पढ़ी हुई हूं, दूसरी तरफ जब इनकी मार्कशीट सामने आती है तो बोलती बंद हो जाती है। आखिरकार कौन सही है दोस्तों ये समझ में नहीं आता, और कभी कभी तो मुझे भाजपाइयों पर भी शक होता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों अजय राय ने जो स्मृति ईरानी के बारे में बोला है वो वाकई में अपशब्द है, ऐसे शब्द बोलने नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी वाले इससे भी बुरे शब्द यूज करते हैं। हालांकि अजय राय ने यह साफ कहा है कि फिलहाल वो इस पर माफी नहीं मांगने वाले, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस वे में नहीं बोला, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि वो यहां आती हैं और हिलडुल कर चली जाती हैं। बेसिकली दोस्तों अपन कहते हैं ना, आया था यार तफरी करके चला गया, या आई थी वो तफरी करके चली गई, बस इस तरीके से उन्होंने बोला था। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों वक्फ बोर्ड के इमामों का केजरीवाल के आवास का घेराव। बोले केजरीवाल ने 8 महीने से नहीं दी हमारी सैलरी, कर लेंगे हम घर का घेराव। आपको बता दें दोस्तों काफी दिनों से इमाम जो है वो अपने पैसों की मांग कर रहा है, लेकिन केजरीवाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगी है, इसलिए अब वो डायरेक्ट केजरीवाल के पास पहुंचे। इमामों का कहना है कि 8 महीने से, आप समझिए वक्फा बोर्ड के इमामों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद वक्फा बोर्ड के जो इमाम हैं दोस्तों वो केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंच गए। आपको बताते चले दोस्तों केजरीवाल हो या बीजेपी हो, हर जगह मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, उनकी सैलरी रोक ली जाती है। यहां तक कि मदरसों को दोस्तों आप समझिए जो पैसा मिलता था मदरसों के लिए सरकारी योगदान, वो पैसा तक देना बंद कर दिया है। कई मदरसों से तो ये खत्म ही कर दिया गया है। सरकार ने कई सालों से पैसा नहीं दिया मदरसों में, और आज भी जब मदरसों की बात आती है तो कहते हैं कि हम चेक करेंगे क्या पढ़ाई चल रही है, पैसा देते नहीं है। आप समझिए मदरसों में जो सरकार की तरफ से ही मिलता है, कोई एहसान नहीं करते ये लोग, लेकिन उसके बाद भी मदरसों में पैसा नहीं देते। और यही इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे वो बीजेपी हो दोस्तों या केजरीवाल हो, आप समझिए ये सब लोग एक ही गार के हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। राहुल गांधी की बात गलत नहीं है कि आम आदमी पार्टी भी दोस्तों बीजेपी की वही खाकी नेकर है। आप समझिए खाकी नेकर का मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, आरएसएस, ये भी वही उन्हीं की आधी चड्डी है दोस्तों, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि आरएसएस वाले बयान पर जब राहुल गांधी ने कहा था कि फिलहाल ये लोग भी आरएसएस का दूसरा पहलू है दोस्तों, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मतलब साफ है कि बीजेपी की राजनीति या बीजेपी की सोच दोस्तों एक ही है। और हमने पहले भी कहा है आपसे कि फिलहाल देश की राजनीति में जो एक उछाल आया है उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल की असलियत भी घुलती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पर वक्फा बोर्ड के लोगों ने साफ कहा है कि केजरीवाल तक बात पहुंचा दी गई है, अब वो पैसा देते हैं दोस्तों या नहीं ये देखना होगा। लेकिन ये साफ है कि फिलहाल वक्फा बोर्ड के इमामों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली। अगर किसी को एक भी दिन दोस्तों सैलरी ना मिले 1 महीने में भी
भी, तो आप समझ सकते हैं कि घर के हालात क्या होते हैं। जो लोग उसी सैलरी पर हैं उन लोगों के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और इस चीज़ को देखना चाहिए केजरीवाल को और इसको सॉल्व भी करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का नफरती चिंटुओं को बड़ा बयान। बोले फिलहाल जो लोग मुझे मेरी ही रैली में जब गुजरती है तो बीजेपी के कार्यकर्ता जब आवाज लगाते हैं मोदी मोदी तो मुझे हंसी आती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं इस नफरत के बाजार में सिर्फ प्यार बांटने निकला हूं और वो मैं करता रहूंगा। राहुल ने कहा कि जब मेरी रैली को देखकर लोग बीजेपी बीजेपी चिल्लाने लगते हैं तो मैं उन्हें प्यार से हाथ हिलाता हूं, दोबारा हाथ उठाकर हिलाता हूं तो उसमें से 2-1 लोग प्यार से मुझे भी हाथ उठाकर बाय बाय करने लगते हैं। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल फिर मैं जैसे आप लोग मुझे किस देते हो मैं भी उनको फ्लाइंग किस देता हूं। मतलब साफ है दोस्तों राहुल गांधी का कि जो लोग रैलियों में नारे लगाते हैं वो बीजेपी ही उन्हें भेजती है कार्यकर्ताओं को, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी उन्हें प्यार से ही जवाब देते हैं क्योंकि राहुल ने कहा कि हम सिर्फ प्यार बांटने निकले, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आम जनता हो या कोई और, हम किसी के साथ नफरत नहीं बांटते, हम किसी को नफरत की नजर से नहीं देखते। राहुल ने कहा कि मेरी रैली में आवाज लगा देने से या फिर मेरे भारत जोड़ो यात्रा में मोदी मोदी कहने देने से कुछ नहीं होने वाला, हम प्यार बांटने निकले और वही बांटते चलेंगे। राहुल ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई रैली में आवाज लगा दे तो। ये सब कुछ तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सोची समझी चालें रहती हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से आवाज लगवा देती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो जगह जगह होता है, यही तो राजनीति है। अगर राजनीति कोई नहीं समझे तो फिर क्या। आपको क्या लगता है ये जो करोड़ों की जनता जो मोदी जी की रैलियों में आती है, क्या ये खुद अपनी मर्जी से आती है? किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो रैलियों में जाके अपना टाइम वेस्ट करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कहने पर होता है। सरकार उन लोगों को बुलाती है दोस्तों और उनके बुलावे पर ही ये लोग जाते हैं और आप अच्छे समझ सकते हैं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। आपको पता है कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति क्या है और उसके बावजूद भी सरकार की नीतियां देश के खिलाफ जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बोले नकली शराब पीने वालों के ऊपर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई, लेंगे एक्शन लेकिन नहीं देंगे मुआवजा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हर चीज पर इन लोगों ने मुआवजा दिलाने का सोच लिया। आप समझिए बीजेपी तो उन लोगों तक को मुआवजा नहीं दे रही थी दोस्तों जिन लोगों की कोरोना में मौतें हुई, और किसकी वजह से हुई दोस्तों? बीजेपी की वजह से हुई। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कह रही थी कि हम इन लोगों को पैसा नहीं देंगे। उसके बाद दोस्तों बवाल खड़ा हो गया, लोगों ने कई सवाल खड़े किए। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश में कई तरीके की स्थितियां हैं, देश का बदलता माहौल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर तमाम दोस्तों बीजेपी के वो नेता जहां कहीं भी मौतें होती हैं तो वो मुआवजा देने के लिए तैयार होते हैं। ये लोग दोस्तों मुआवजा देने से भी डरते हैं, भाग निकलते हैं। लेकिन अब जब बिहार में नकली शराब से किसी की मौत हो गई है तो ये मुआवजे की मांग कर रहा है। क्यों भाई, क्या सरकार ने उन लोगों से कहा था कि जहरीली शराब पी लो? सिंपल सी बात ये दोस्तों कि सरकार लोगों के पीछे नहीं जा सकती, ना ही लोगों को बचा सकती। हाँ, सरकार जो कर सकती है वो ये जरूर है दोस्तों कि नकली शराब वालों को पकड़े सरकार। ये सरकार की विफलता मैं जरूर मानता हूं कि नकली शराब वालों को सरकार अब तक पकड़ नहीं पा रही है, और बिहार में बार बार ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं दोस्तों जो नकली शराब का व्यापार जोरों शोरों से करते हैं। हालांकि नीतीश हमेशा से यह आरोप लगा रहा है कि अब ये बीजेपी कर रही है, वो लोग ही नकली शराब बनवा कर बेचवा रहे हैं और लोगों की जान ले रहे हैं। अब दोस्तों नीतीश कुमार कितने सही हैं कितने गलत हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि नीतीश की बातों में दम तो है, क्योंकि विपक्ष को बदनाम करने के लिए बीजेपी कुछ भी करती है। उसके अपने राज्य में गुजरात हो या मध्य प्रदेश कितनी नकली शराब बिचे, लेकिन वो लोग अपने राज्य की बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों असलियत ही यह है। जब लोगों के सामने असलियत आती है तो आप भी समझ सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, ये लोगों को पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दें 2024 की बिछात में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनी भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल दोस्तों 2024 से पहले कांग्रेस का ये समझ लीजिए 2023 में सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल कैसे है दोस्तों? कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि 5 राज्यों में से कम 2 राज्य अपने नाम करने चाहिए, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये 2 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जहां चुनाव होगा वहां पे अभी कांग्रेस की सरकार आएगी एक राज्य, तो कम से कम राजस्थान वापस कांग्रेस को जीतना होगा।
और दोस्तों मध्य प्रदेश या फिर अदर राज्यों को भी हासिल करना होगा कांग्रेस को। इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप समझिए 2024 से पहले 2023 में कांग्रेस की एक अहम भूमिका रहने वाली है। दरअसल 5 राज्यों के 2023 में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है दोस्तों, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और जो है एक और राज्य है जहां पर चुनाव होगा। ये 5 राज्य है दोस्तों, तेलंगाना है, सॉरी 5वां राज्य। इन 5 राज्यों में चुनाव होंगे और 5 राज्यों में दोस्तों कम से कम कांग्रेस को 2-3 राज्य अपने नाम करना होंगे। इसलिए करना होंगे दोस्तों क्योंकि आप समझिए 2023 से पहले 2024 से पहले 23 में कांग्रेस को अपनी ताकत दिखाना चाहिए। जिस तरीके से उसने बीजेपी से हिमाचल छीन लिया है दोस्तों, मुझे लगता है वैसे ही कांग्रेस अब की बार अपनी रणनीति से न सिर्फ राजस्थान में रिपीट सरकार लाएगी बल्कि अदर राज्यों में भी दोस्तों वो अपना परचम लहराएगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार वापस से कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ खास करके शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बगावती सुर इख्तियार कर लिए कई विधायकों ने। हालांकि ये तो तय है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को अब की बार हटाएगी, ये क्लियर है। जिस तरीके से दोस्तों गुजरात का सीएम बदला गया है वैसे ही मध्य प्रदेश का भी सीएम बदला जाएगा। मंत्रिमंडल में भी काफी फेरबदल होगा। माना जा रहा है बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ा खेल कर सकती है और मध्य प्रदेश में सीएम समेत कई चेहरों को हटा सकती है और कई नए चेहरे ला सकती है। और कांग्रेस की रणनीति यह है दोस्तों कि वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने उन सीटों को दोस्तों आप समझिए उन सीटों का कहीं ना कहीं चयन कर लिया है दोस्तों, चयन कि कहां कहां कांग्रेस को किस प्रत्याशी को उतारना होगा। सबसे बड़ी बात यह इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की रणनीति अलग होने वाली है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जीती थी मध्य प्रदेश में। इस बार भी कांग्रेस की मंशा यही रहेगी कि वो मध्य प्रदेश को जीते और मध्य प्रदेश के साथ साथ तमाम उन राज्यों को दोस्तों जहां पर चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इनमें सबसे अहम राज्य जो है दोस्तों वो है कर्नाटक। मुझे लगता है कि इस वक्त कर्नाटक को जीतना चाहिए कम से कम राहुल गांधी को, क्योंकि एक बार अगर दोस्तों कर्नाटक कब्जे में आ गया तो ये समझ लीजिएगा कि कांग्रेस का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वहां पे जितने भी साउथ एरिया आते हैं दोस्तों उसकी शुरुआत वहीं से होती है। और ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, वहां पर से साउथ के एरिया जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो केरल हुआ दोस्तों या फिर जितने भी उन जगहों पर एरियाज आते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल उन तमाम राज्यों को कांग्रेस ने मजबूती से भारत जोड़ो यात्रा में कवर किया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत का स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी को ज्ञान की नहीं बल्कि बीजेपी वालों को ज्ञान की जरूरत है, आपको ज्ञान की जरूरत है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के बयान को पकड़ लिया और कहा कि फिलहाल स्पीकर की जरूरत आपको है, आप एक नया स्पीकर ढूंढ लीजिए। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल स्मृति ईरानी ने जो है राहुल गांधी और उनकी मम्मी पर हमला बोला था, जहां पर उन्होंने कहा था कि आपको नए स्पीच राइटर की जरूरत है। स्पीच राइटर यानी कि दोस्तों जो आप क्या बोलोगे आपके लिए वो लिखता है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए एक नए स्पीच राइटर की जरूरत है जो आपको लिख कर दे कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो दोस्तों आप समझिए सबसे ज्यादा जरूरत तो बीजेपी वालों को ही है, ये बात झूठ नहीं है। क्योंकि आप आते हो पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करती है नुपुर शर्मा, भाग जाती है। नुपुर शर्मा के बाद दोस्तों आप समझिए बीजेपी के वो तमाम नेता जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं, कोई कहता है गोली मारो सालों को, कोई कहता है कि यहां से उठ जाओ वरना हम तुम्हें सिखाएंगे सबक, तो कोई तमाम तरीके की बातें करता है जिसमें मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या दोस्तों इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी क्या करती है क्या बोलती है ये उसको ही पता नहीं है। और यकीन मानिए बीजेपी क्या, आपको और हमें भी पता नहीं है कि बीजेपी की मंशा है क्या, ये चाह क्या रही है। और इसलिए आपको और मुझे दोनों को मुझे लगता है यही लगता होगा कि स्मृति ईरानी को खुद को एक जो है यहाँ पर स्पीच राइटर की जरूरत है। वो अपने लिए एक अच्छा सा स्पीच राइटर ढूंढे और लिखवाएं कि उनको क्या बोलना है, बताना है कि उनका ही वो कैफे है गोवा वाला, उनकी बेटी का या फिर किसी और का है। तो ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको जरूर